Countrywide. ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए भारत सिंगापुर की मजबूत द्विपक्षीय साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की भारत यात्रा भारत और सिंगापुर की साझेदारी में एक बहुत बड़ा एक अहम पड़ाव है। वो इस दृष्टि से क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत और सिंगापुर का एक बहुत समृद्ध रणनीतिक और राजनयिक संबंध है और साथ ही इसके अलावा व्यापारिक और आर्थिक मोर्चे पर भी देखें तो दोनों देशों की साझेदारी बहुत मजबूत मानी जाती है क्योंकि आसियान देशों में सिंगापुर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक और निवेश के मामले में साझेदार है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में सिंगापुर को एक प्रमुख साझेदार के रूप में प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में बताया। तो आइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वक्तव्य सुन लेते हैं। सिंगापुर हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम आसियान के साथ सहयोग और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता के जॉइंट विजन को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। आतंकवाद को लेकर हमारी समान चिंताएं हैं। हम मानते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता से लड़ना सभी मानवतावादी देशों का कर्तव्य है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत के लोगों के प्रति संवेदना और आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री वोंग और सिंगापुर सरकार का आभार व्यक्त करता। महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। कार्यक्रम में हम भारत और सिंगापुर की द्विपक्षीय साझेदारी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ विदेश मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी कार्यक्रम में जुड़ी हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कमल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं को सादर नमस्कार। तो सबसे पहले हम इससे ही बात शुरू करेंगे कि जो अभी वर्तमान जियोपॉलिटिकल भू राजनीतिक स्थिति है उसमें भारत और सिंगापुर ने अपनी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक आगे का रोड मैप तैयार करने की बात कही है। किस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में? कमल जी, जिस तरह की उथल पुथल भरी भू राजनीतिक परिस्थितियों में हम रह रहे हैं, जिस तरह से कोविड के बाद हमने देखा कि युद्ध के 2 थिएटर्स अभी खुले हुए हैं विश्व में, और ट्रंप की तरफ से जिस तरह से भारत समेत तमाम ग्लोबल साउथ के देशों पर हेफ्टी टैरिफ्स लगाए गए हैं, तो इस दृष्टि से भारत का ग्लोबल साउथ के अपने सभी सहयोगी देशों के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलना बहुत आवश्यक है। और इसी दिशा में जो सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं, उनकी ये 3 दिवसीय भारतीय यात्रा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भारत और सिंगापुर हिस्टोरिकल कनेक्ट्स दोनों देशों के बीच में देखने को मिलते हैं। दोनों के बीच में सिविलाइजेशनल कनेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। और यदि हम एक आधुनिक इतिहास की बात करें तो दोनों इस वर्ष अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की कूटनीतिक संबंध की 60वीं सालगिरह मना रहे हैं। 2015 में दोनों देशों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एस्टेब्लिश की थी, जिसको एलिवेट करते हुए आपको याद होगा पिछले वर्ष हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब साउथ ईस्ट एशिया की यात्रा पर गए थे तो ब्रुनेई के बाद वे सिंगापुर गए और वहां उन्होंने इसे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में परिणत किया। तो इसके बड़े मायने हैं। अगर हम साउथ ईस्ट एशिया में देखें तो सिंगापुर हमारा एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिकली सहयोगी देश है और इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से भी सिंगापुर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनकी दिशा में दोनों ही देश द्विपक्षीय स्तर पर आगे बढ़े हैं, जिससे वैश्विक राजनीति को सकारात्मक दिशा मिलेगी। बिल्कुल, और दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने इस साझेदारी को और आगे बढ़ाने पर जोर दिया अपने संयुक्त प्रेस वक्तव्य में। और प्रधानमंत्री ने कहा कि ये राजनयिक साझेदारी नहीं है बल्कि इससे भी और आगे की बात है। इसको आप कैसे देखेंगे, क्योंकि कई समझौतों पर आज हस्ताक्षर हुए? निश्चित तौर पर कमल जी, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण एमओयू या सहयोग की जो नई दिशा दोनों देशों ने ली है वो भारत सिंगापुर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप है। और इस पर जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री सिंगापुर की यात्रा पर गए थे तब 4 महत्वपूर्ण एमओयूज पर हस्ताक्षर हुए थे। डिजिटल टेक्नोलॉजीज उनमें से एक था, हेल्थ कोऑपरेशन दूसरा था, स्किल डेवलपमेंट था और सेमीकंडक्टर्स था। इसी दिशा में एक और नया कदम उठाया गया है। तो किस तरह से दोनों देश सेमीकंडक्टर क्लस्टर डेवलपमेंट की दृष्टि से इसी पूरे क्षेत्र में
स्किल्ड प्रोफेशनल्स को हम और कैसे आगे बढ़ाएं, बढ़ावा दें, उस दृष्टि से, नवाचार लाने की दृष्टि से, मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से, इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से और सप्लाई चेन को कैसे रेजिलिएंट बनाएं, इस दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण एमओयू हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इस बार भी सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ इस पर हस्ताक्षर किए हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि कैसे ग्रीन शिपिंग को लेकर के दोनों देश आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, सिविल न्यूक्लियर डेवलपमेंट को लेकर के और वाटर मैनेजमेंट को लेकर के, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, इन्वेस्टमेंट की दिशा में, एआई को लेकर के। हम सभी जानते हैं कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात वैश्विक स्तर पर अलग अलग मंचों से हो रही है, तो इसको लेकर के कैसे आगे बढ़ें, और क्वांटम टेक्नोलॉजीज को लेकर के, स्पेस टेक्नोलॉजीज को लेकर के दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं मैं कहूंगी। और इसमें कुछ हम महत्वपूर्ण यदि डेटा देखें तो सिंगापुर का निवेश है बहुत बड़ा भारत में। 2024-25 में अगर हम कुल एफडीआई देखें सिंगापुर की तो 14.94 बिलियन यूएसडी रही है। और अगर हम 2000 से 2025 तक की क्यूमुलेटिव एफडीआईज या हमारे यहाँ निवेश देखें सिंगापुर का, वूपिंग 177.88 बिलियन, यानी 177.88 बिलियन यूएसडी का निवेश है आज तक का 2000 से सिंगापुर का। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण, हम देख सकते हैं कि एक ऐसा बिंदु है जहां हमें ये पता चलता है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं बिल्कुल सही है, कि ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक या राजनयिक पार्टनरशिप नहीं है, ये इससे भी एक आगे का कोलैबोरेशन है जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और आपने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई का जिक्र किया, तो भारत में एक बहुत बड़े निवेशक यानी सबसे बड़े निवेशक के तौर पर सिंगापुर ने ही अपनी हिस्सेदारी निभाई है। और इसमें भी हम देखें तो सर्विस सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल का सेक्टर है, ये बहुत बड़े सेक्टर के रूप में जिसमें भारत में इन्वेस्ट सिंगापुर ने किया है। और हम आज के समझौतों में भी देखें तो डिजिटल तकनीक पर बहुत ज्यादा फोकस है। और इसके साथ साथ हम स्पेस सेक्टर को भी लें तो उसमें भी दोनों देशों की साझेदारी स्पेस के क्षेत्र में एक विकास के नए आयाम को जोड़ सकती है। तो खासतौर पर जो तकनीकी क्षेत्र है ये कितना और ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आजकल के इस दौर में दोनों देशों की साझेदारी को देखते हुए। आपने बहुत अच्छा बिंदु इस चर्चा में जोड़ दिया कमल जी। हम जब भी भारत सिंगापुर के रिश्तों को देखते हैं तो हम सांस्कृतिक रिश्तों की बात करते हैं, हम आर्थिक रिश्तों की बात करते हैं, हम देखते हैं कैसे क्या निवेश है सिंगापुर का भारत में, किस तरह से यदि हम देखें तो 9000 भारतीय कंपनियां सिंगापुर में रजिस्टर्ड हैं। सर्विसेज सेक्टर में किस तरह से सिंगापुर लगातार भारत में निवेश कर रहा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में, ट्रेडिंग में, टेलीकम्युनिकेशंस में, फार्मास्यूटिकल्स में सिंगापुर का एक बड़ा निवेश है। क्योंकि सिंगापुर के पास निवेश है, हमारे पास जगह है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमारे पास स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और वो है रक्षा सहयोग का और विज्ञान एवं तकनीक के सहयोग का, जो आपने इस चर्चा में जोड़ा। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा जो इसरो है, हमारी जो भारतीय स्पेस एजेंसी है, उसने बहुत सारे सिंगापोरियन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। और जो सिंगापुर की अपनी स्वदेशी जो उनकी माइक्रो सैटेलाइट है, जिनको उन्होंने 2011 में बनाया था, फिर 14 में बनाया, 15 में बनाया और 2023 में बनाया, इनमें हमारे इसरो ने बहुत बड़ी सहायता की है। उनकी लॉन्चिंग में भी इसरो के माध्यम से सहायता की जाती है। इन्हें लॉन्च भारत के इसरो से किया जाता है। और वहीं आप देखें कि आसियान के बहुपक्षीय प्लेटफॉर्म से एक भारत ने अगुवाई करते हुए विमेन साइंटिस्ट्स कॉन्क्लेव को लॉन्च किया था और इसमें भारत का को होस्ट सिंगापुर रहा है। इसके अलावा दोनों ही देश मिलकर के डिजिटल टेक्नोलॉजीज अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे हेल्थ एंड मेडिसिन का क्षेत्र हो सकता है, शिक्षा का क्षेत्र हो सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्षेत्र है, इनमें अलग अलग ई वर्कशॉप्स 2024 से ये शुरुआत हुई है। ई वर्कशॉप्स ये आयोजित करते हैं और दोनों ही देश ग्रीन इकोनॉमी को लेकर के तेजी से काम कर रहे हैं। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने विगत सितंबर 2024 में सिंगापुर की यात्रा की थी तो दोनों ने एक साइबर पॉलिसी डायलॉग भी स्थापित किया था और ये सिंगापुर में ही इसका आयोजन हुआ अक्टूबर में, जिसके बाद ये तय किया गया कि किस तरह से साइबर सिक्योरिटी की दिशा में तकनीक की दृष्टि से कैसे दोनों देश साथ में कोलैबोरेट कर सकते हैं। और इसको लेकर के महत्वपूर्ण एमओयूज भी साइन हुए हैं। तो एक ऑल इन ऑल हम देखें डिजिटल टेक्नोलॉजीज को लेकर के कोऑपरेशन करने की दिशा में तो एमओयू साइन हुआ ही है। इसके अलावा क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की दिशा में भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। प्रेस के साथ एक साझा वक्तव्य में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। We will expand cooperation in frontier areas like space,
To date, more than 20 Singapore-made satellites have been launched by India. Through the MOU on promoting collaboration in the space sector, we will broaden this partnership and push the boundaries of what we can achieve together. Finally, Prime Minister Modi and I reaffirmed that people-to-people ties remain the bedrock of our relationship. We agreed to enhance exchanges, including through closer civil service cooperation. All of these initiatives reflect the breadth and depth of our CSP. And to guide our efforts, PM Modi and I have also agreed on a roadmap, an ambitious and detailed roadmap to chart the next phase of our relationship. एक एमओयू जिसकी चर्चा हम आपसे करना चाहेंगे, डिजिटल एसेट इनोवेशन, जो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के बीच में हुआ है। ये साझा समझौता किस तरह से दोनों देशों के बीच में आर्थिक तौर पर और जो और संबंध है उनको मजबूत करने में ये महत्वपूर्ण होगा? देखिए, जब हम आज की दुनिया को देखते हैं और भारत विशेषकर एक ऐसा देश है कमल जी जिसने डिजिटल या डिजिटलाइजेशन करके अपनी अलग अलग जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनको जनता के लिए भी और दूसरे देशों से आने वाले निवेशकों के लिए भी ट्रांसपेरेंट, लचीला और इंक्लूसिव बनाया है। तो इस दिशा में डिजिटल एसेट मैनेजमेंट जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मेरा बहुत इसमें एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन जो मैं जानती हूँ तो मैं ये बता सकती हूँ कि इसके माध्यम से आप कैसे एक प्रोसेस्ड वाइज मैनर में आप अलग अलग जो संस्थान हैं या अलग अलग जो मैकेनिज्म्स हैं उनकी जो डिजिटल फाइल्स होती हैं जो बहुत सेंसिटिव होती हैं, कॉन्फिडेंशियल भी हो सकती हैं, उनको आप कैसे स्टोर करेंगे, कैसे शेयर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करना है, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, ये सब जो है इसके लिए एक स्पेशलाइज प्लेटफॉर्म बनता है, कहूँ सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बनता है और यही डिजिटल एसेट मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपको एक सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी बनानी होती है जिसके माध्यम से आप जितने भी आपके सेंसिटिव डेटा हैं जो अलग अलग संस्थानों से संबंधित है, फॉर एग्जाम्पल जब हम फिनटेक की दृष्टि से देखते हैं, हम जब बैंकिंग में जाकर के देखते हैं तो बैंक से संबंधित कितने महत्वपूर्ण और सेंसिटिव डेटा होते हैं, उनकी फाइल्स होती हैं, तो उसको किस तरह से साथ में स्टोरेज करें, ऑर्गेनाइज करें, डिस्ट्रीब्यूट करना है, शेयर करना है, इसको लेकर के भारत और सिंगापुर काम कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण एमओयू है जिसको आपने चर्चा में जोड़ा है और इसका जो प्राइमरी गोल है वो दोनों ही देशों के जो बिजनेसेस हैं या दोनों ही देशों की जो इंडस्ट्रीज हैं वो कैसे अपने डिजिटल कंटेंट की और डिजिटलाइजेशन की वैल्यू को अधिक से अधिक लेवरेज कर सकते हैं, साथ ही साथ कैसे लचीलापन लाया जा सकता है, ये सबको एक्सेसिबल हो लेकिन राइट स्टेक होल्डर्स को ये सिक्योर रह सके और जो यूजर एफिशिएंसी है, एक्सेसिबिलिटी है वो भी बेहतर हो। एक लक्ष्य है इसको लेकर के इस एमओयू पर हस्ताक्षर की। जी। प्रधानमंत्री के एक और अहम वक्तव्य के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा, जो उन्होंने बताया कि जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसका सिंगापुर भारत के लिहाज से एक बहुत महत्वपूर्ण एक साझेदार है और साथ ही जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है उसमें शांति और स्थिरता का जो जॉइंट विजन है उसको लेकर और जो आसियान देश हैं उनके सहयोग को लेकर भी भारत सिंगापुर की एक महत्वपूर्ण साझेदारी को अपने लिए महत्व देता है। तो इस वक्तव्य को आप कैसे देखती हैं? निश्चित तौर पर जब हम साउथ ईस्ट एशिया की ओर देखते हैं तो जैसे मैंने आपसे चर्चा की शुरुआत में कहा, सिंगापुर हमारा बहुत पुराना और सबसे बड़ा सहयोगी देश हमको नजर आता है और भारत ने पहले लुक ईस्ट और बाद में एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अपनी विदेश नीति का अभिन्न अंग बनाते हुए लगातार ये प्रयास किया है कि किस तरह से ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ भारत अलग अलग स्तर पर जुड़ के काम कर सके और इसमें फिर आसियान के माध्यम से जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है इसके माध्यम से भी भारत जो वैश्विक लक्ष्य हैं उनको, क्षेत्रीय लक्ष्यों को, क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपना लगातार योगदान दे रहा है और इसमें फिर हम हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और स्थायित्व की भी बात को, उद्देश्य को ले आते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से भारत के कंसर्न्स हैं वो सिंगापुर के भी कंसर्न्स हैं। जिस तरह की सिंगापुर की लोकेशन है कमल जी, वो देखते हुए भारत के साथ जिस तरह के हिस्टोरिकल कनेक्ट्स हैं उसे देखते हुए हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता, शांति और स्थायित्व बनाए रखने के लिए सिंगापुर लगातार भारत का सहयोग करता रहता है। तो निश्चित तौर पर दोनों देशों की जो साझेदारी है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्य में कहा कि ये साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है और विश्व में शांति, स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि को लेकर दोनों देशों की साझेदारी एक महत्वपूर्ण साझेदारी साबित हो सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अंशु जोशी, आप कार्यक्रम में जुड़ी और इस विषय पर आपने अपना विश्लेषण दिया। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, सभी श्रोताओं को धन्यवाद करती हूँ। अभी आप सुन रहे थे भारत सिंगापुर की मजबूत द्विपक्षीय साझेदारी पर चर्चा।
इसमें भाग ले रहे थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। Countrywide